हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो बेटा आज हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, काफ़ी लंबा, काफ़ी स्टोरिंग और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो भैया ये चैप्टर तो छोड़ से भी मत जाना ट्वेल्थ में, क्योंकि नीट में 4 से 5 क्वेश्चन इस पे पूछे ही जाने हैं। ठीक है, तो भैया तैयार हो ना भाई? दिल थाम से बैठ लो, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा भी है और बहुत अच्छा भी है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। चलो, इस ऑडियो बुक से तुम्हें बहुत सारे हेल्पफुल मिलता हो जा, आई होप, और इतना सही से उपयोग करते हो जो तुम लोग। ठीक है, ठीक है भैया। अब बात कर दी जाए, सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड की बात बताओ। तो इसमें न्यूक्लिक एसिड दो होते हैं, डीएनए होते हैं, आरएनएस। ये बेसिक चीज़ें तुम्हें 8th 9th में ही बता दी जाती है। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये दो क्या है? न्यूक्लिक एसिड। कहाँ पाए जाते हैं? लिविंग सिस्टम में। डीएनए किस तरीके से बिहेव करता है? जेनेटिक मटेरियल, जिसमें मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। आरएनए किस तरीके से बिहेव करता है? जेनेटिक मटेरियल, जिसमें सम वायरस। ठीक है, डीएनए एट एज जेनेटिक मटेरियल मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और वहीं आरएनए की बात कर दी जाए तो ये भी जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करवाते हैं इन सम वायरस। ठीक है, अब बात कर दी जाए भैया कि न्यूक्लियोटाइड, ये तुमने नाम सुना ही है। न्यूक्लियोटाइड और उससे कुछ मोनोमर आपस में लिंक होते हैं और फॉर्म करते हैं न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड तो ही हम बाद में क्या बोलते हैं, जब बहुत सारे मोनोमर ऐड करते क्या बना लेते हैं? पॉलीमर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। चलो भैया, अब इसके बाद बहुत ध्यान से, तुम्हें अगर बाय द वे तुम्हें ये पढ़ा हुआ चैप्टर है तो तुम्हें हर एक चीज़ के बारे में तो मालूम हो रहा है। एक इंट्रोडक्शन तुम्हें ऊपर से इस चैप्टर से ओवरव्यू मिल चुका होगा। लेकिन अब ये रिवीजन का टाइम है, तो तुम्हें आई होप तुम लोग तो ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। चलो ये बता दो, बैक्टीरियोफाज 5174 में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? बैक्टीरियोफाज 5174 में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? वो होते हैं 5386 न्यूक्लियोटाइड। 5174 में कितने होते हैं? 5386 होते हैं। 5386 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। वही बात करी जाए बैक्टीरियोफाज लेम्डा के पास कितने बेस पेयर होते हैं? तो वो होते हैं 48,502 बेस पेयर। 48,502 बेस पेयर। वहीं ईट्रोलाई की बात कर दी जाए या हिस्टीरिया ट्रोली की बात कर दी जाए तो इसके अंदर कितने बेस पेयर होते हैं? वो होते हैं 4.6 इंटू 10⁶ होते हैं बेस पेयर। वही ह्यूमन डीएनए की बात कर दी जाए तो हैप्लॉइड कंटेंट कितना होता है? 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर। वहीं डिप्लॉइड की बात कर दी जाए तो ये कितना हो जा रहा है? 9.9 इंटू 10⁹ हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अब चलो ये बता दो भैया, सबसे पहले बता दो भाई कि न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होते हैं? न्यूक्लियोसाइड बताओ, पहले न्यूक्लियोटाइड ना बताओ। न्यूक्लियोसाइड सर, इसमें नाइट्रोजिनस बेसेस होते हैं प्लस सुगर होते हैं। और वही न्यूक्लियोटाइड की बात कर दी जाए तो नाइट्रोजिनस बेसेस, सुगर प्लस फॉस्फेट। मतलब न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट हो जाता है और न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट नहीं होता। नाइट्रोजिनस प्लस सुगर हो जाएंगे तो न्यूक्लियोसाइड, वहीं न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट हो जाएंगे तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये बताओ, प्यूरिन और पिरामिडिन में कौन बाईसाइक्लिक होते हैं? सर ये प्यूरिन होते हैं। प्यूरिन में कौन कौन आते हैं? एडेनिन, जोनिन। पिरामिडिन कैसे होते हैं? साइक्लिक। साइक्लिक में कौन कौन आते हैं? साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन। अच्छा बात कर दी जाए आरएनए में, बात कर दी जाए आरएनए की बात की जाए तो यूरेसिल की जगह कौन प्रेजेंट होता है? थाइमिन। ठीक है, कॉमन नाइट्रोजिनस बेसिस कौन होते हैं? जो डीएनए में भी हो एज वेल एज आरएनए में भी हो, तो वो है साइटोसिन। साइटोसिन जो होता है कॉमन नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं जो कि डीएनए एज वेल एज आरएनए में होते हैं। चलो ये बता दो पेंटोस शुगर से पहले कार्बन से नाइट्रोजिनस बेस जुड़ता है किस बॉन्ड के थ्रू? यन ग्लाइकोसिडेड बॉन्ड। मैंने क्या बोला? पेंटोस शुगर के पहले कार्बन से नाइट्रोजिनस बेस जुड़ते हैं किस बॉन्ड के थ्रू? किस बॉन्ड के वाया? यन ग्लाइकोसिडेड बॉन्ड। और वहीं पे बात कर दी जाए पेंटोस शुगर के 5वें कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है, वो किस बॉन्ड पे जुड़ता है? फॉस्फो ईस्टर लिंकेज।
फॉस्फोएस्टर लिंटर से जुड़ता है। ज्योति हमारा क्या नाम है, ज्योति क्या नाम है, पांचवें कार्बन से और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड बनता है फॉस्फोएस्टर लिंकेज होता है। ठीक है, ठीक है। बात कर दी जाए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में जो 8 एंड फ्री होता है, जिसमें हम बोलते हैं फॉस्फेट की मॉइटी होता है, वो कौन सा एंड होता है, 5 एंड होता है। और वहीं पे बात कर दी जाए दूसरा एंड फ्री होता है जिसमें OH ऑफ थर्ड कार्बन, मतलब तीसरे कार्बन पे OH ग्रुप लगा होता है, तो उसे हम कौन सा एंड बोलते हैं, 3 एंड बोलते हैं। ठीक है। अच्छा ये बता दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बैकबोन किससे होता है, किससे बना होता है, सुगर और फॉस्फेट। बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या होता है, सुगर प्लस फॉस्फेट, सुगर प्लस फॉस्फेट, सुगर प्लस फॉस्फेट, बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। थाइमीन की जगह दूसरा नाम क्या होता है, थाइमीन का दूसरा नाम 5 मिथाइल यूरेसिल क्या होता है, 5 मिथाइल यूरेसिल क्या होता है, 5 मिथाइल यूरेसिल। अच्छा DNA जो होता है ये बेसिस सब्सटेंस होता है कि एसिडिक सब्सटेंस होता है, सर ये एसिडिक सब्सटेंस होता है। अच्छा ये बता दो ये प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में कि न्यूक्लियस में, सर ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। सबसे पहले ये DNA तो एसिडिक बताने वाले और ये न्यूक्लियस में पाए जाने वाले क्या नाम दिया, कौन दिया था, सर ये फ्रेडरिक मिस्टर 1869 में दिए थे। और जब जो थी एसिड DNA जो होता है एसिडिक होता है और प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, तो इन्होंने नाम दिया न्यूक्लिन। ठीक है। 1953 की बात कर दी जाए, वॉटसन और थ्रिट किस बेस पे काम किए थे, यस रेट डिफ्रेक्शन के डाटा पे इन्होंने काम किया। और ये यस रेट डिफ्रेक्शन डाटा किसका दिया हुआ था, कौन बनाया था, कौन प्रोड्यूस किया था, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, विल्किंस और फ्रैंकलिन, इन्होंने यस रेट डिफ्रेक्शन डाटा तो बनाया था। और इन्हीं की मदद लेते वॉटसन और थ्रिट ने डबल हेलिक्स मॉडल दिए थे। ठीक है, ठीक है। फिर बात कर दी जाए डबल हेलिक्स मॉडल हॉलमार्क क्या था, हॉलमार्क मतलब इतनी इंपॉर्टेंट बातें क्या थी, कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग, मतलब जितने भी क्या नाम है, जितने भी टोड होंगे उनका जो एडनिन हो जाएगा, जो नाइट्रोजिनस बेस होगा उससे पेयर करने आएंगे, कौन होंगे, वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होंगे। एडनिन चीज़ें थाइमिन लेंगे, साइटोजिन चीज़ें यूरेसिल लेगा, क्या लेगा अभी तुम्हें सब मालूम पड़ेगा, तुम्हें आराम से सब कुछ तुम्हें क्लियर करूँगा। ठीक है। फिर बात कर दी जाए चर्जाफ रूल क्या दिया जाता, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, मतलब एटनीन और थाइमीन का रेशियो कितना हो जाएगा 1, वहीं पे जॉनिन और साइटोसिन की रेशियो क्या हो जाएगी 1। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये बता दो डबल हेलिक्स मॉडल में बात कर दी जाए तो नाइट्रोजिनस बेसेस ये प्रोजेक्ट किस साइड होते हैं, इनसाइड की आउटसाइड, सर ये इनसाइड होते हैं। अच्छा दो चेन जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं कि एंटी पैरेलल होते हैं, सर एंटी पैरेलल होते हैं। अच्छा ये बता दो जो दो स्ट्रैंड के बेसेज होते हैं पेयर्ड होते हैं, मतलब दो स्ट्रैंड में जो बेसेस जुड़ते हैं पेयर होते हैं वो किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं, सर वो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं। एडनीन की बात कर दी जाए कितने बॉन्ड बनाते हैं, सर ये 2 बॉन्ड बनाते हैं। वहीं पे साइटोसिन की बात कर दी जाए तो ये 3 बनाते हैं। तो हमने चार्जाफ रूल क्या पढ़ा, एडनीन इक्वल टू जॉनिन, एडनीन प्लस जॉनिन प्लस साइटोसिन इक्वल टू 100। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ पढ़े हो ना। पिच ऑफ हेलिक्स बताओ कितना होता है, 3.4 नैनोमीटर। वही डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर बताओ, डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर की क्या डिस्टेंस होती है, तो वो होता है 0.34 नैनोमीटर। हर एक पिच में कितने बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं। थ्रिट फ्रांसिस थ्रिट ने क्या पर्पस किया था, प्रपोज क्या किया था, सेंट्रल डॉगमा। DNA से DNA बनने तो हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। DNA से RNA बनने तो ट्रांसक्रिप्शन, और RNA से प्रोटीन बनने तो क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। वहीं RNA से DNA बनने तो हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसमें देखा जाए, रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस का एग्जाम्पल क्या हुआ, HIV। अच्छा ये बता दो लेंथ ऑफ DNA कितने होते हैं या किस तरीके से डिफाइन करते हो, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इनटू डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर। ठीक है, तो हम लोग की बात कर दी जाए तो 2.2 मीटर DNA मालूम पड़ता है। ठीक है, ठीक है। अब उससे बात कर दी जाए प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तुम्हें मालूम होगा। डी यूनिट ऑफ लाइफ में, डी सेल यूनिट ऑफ लाइफ में तुमने पढ़ा होगा। DNA नॉट स्टेटल, तो वहाँ पे
भाई जब न्यूक्लियस ही नहीं है, डीएनए नहीं स्टेटेड है, तो डीएनए नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, प्रोटीन। मतलब प्रोकैरियोटिक में पॉजिटिव चार्ज कौन हो जाएगा, प्रोटीन। पॉजिटिव चार्ज कौन होता है, प्रोटीन, और नेगेटिव चार्ज डीएनए होता है। और इन दोनों मतलब डीएनए प्लस प्रोटीन तो मिला दिया जाए तो न्यूक्लियोइड बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। अच्छा ये बता दो, जो क्या बात कर दी जाए, आज बात कर रहा हूँ प्रोटीन जो होता है, मैंने क्या बोला, प्रोटीन जो होता है, जो अरे भाई मैंने बोला थी क्या नाम, डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज होता है। तो भैया जो प्रोटीन होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन वहीं प्रोकैरियोटिक की बात कर दी जाए तो ये प्रोटीन कैसे होते हैं, बेसिक प्रोटीन होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, ठीक है। हिस्टोन किस चीज़ में रिच होते हैं, बेसिक एमिनो एसिड में। अभी मैंने बताया ना कि एमिनो एसिड कैसे होते हैं, बेसिक, वो भी कौन कौन से एमिनो एसिड हो सकते हैं, लाइसिन, आर्जिनिन। ठीक है, ठीक है। हिस्टोन आर ऑर्गेनाइज, किस तरीके से हिस्टोन ऑर्गेनाइज होते हैं, ये एक यूनिट में होते हैं और 8 मॉलिक्यूल की यूनिट में होते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं हिस्टोन और टमर। हिस्टोन और टमर ये किस में होते हैं, यूकैरियोट में होते हैं। अब ये बता दो, प्रोकैरियोटिक में डीएनए क्या था, नेगेटिव, और प्रोटीन क्या था, पॉजिटिव। लेकिन यूकैरियोटिक में डीएनए क्या है, नेगेटिव, और हिस्टोन और टमर क्या है, पॉजिटिव। इन दोनों को मिला दिया जाए, वहाँ पे हमने डीएनए प्लस प्रोटीन तो मिलाया था तो न्यूक्लियाइड बोला था। लेकिन यहाँ पे हमने डीएनए और पॉजिटिव हिस्टोन और टमर तो जब हम मिलाते हैं तो यहाँ पे बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम की यूनिट, मतलब न्यूक्लियोसोम जब बार बार अपनी यूनिट को रिपीट करे न्यूक्लियस में, तब हम बोलते हैं क्रोमैटिन। न्यूक्लियोसोम अपनी यूनिट बार बार रिपीट करे न्यूक्लियस में, तब हम बोलते हैं क्रोमैटिन। अच्छा बात कर दी जाए, टिपिकल न्यूक्लियोसोम कितने बेस पेयर कंटेन करता है, 200 बेस पेयर, 200 बेस पेयर, 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स कंटेन करता है। क्रोमैटिन की बात कर दी जाए, क्रोमैटिन अगर पैच करते क्या फॉर्मेशन करता है, क्रोमैटिन फाइबर। क्रोमैटिन पैच करते क्या बनाता है, क्रोमैटिन फाइबर। दी सम रीजन ऑफ क्रोमैटिन, कुछ ऐसे मतलब क्रोमैटिन की बात कर दी जाए तो कुछ ऐसे भी रीजन होते हैं वहाँ पे लूजली पैक्ड होते हैं, तब हम उसे क्या बोलते हैं, यूक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन ये एक्टिव होते हैं कि इनएक्टिव, सर ये एक्टिव होते हैं। ठीक है, और वहीं पे बात कर दी जाए कुछ ऐसे भी रीजन होते हैं जहाँ पे क्रोमैटिन डेंसली पैक्ड होते हैं, तब हम बोलते हैं हेट्रोक्रोमैटिन। हेट्रोक्रोमैटिन जो होता है वो इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको इस ऑडियो बुक से हेल्प से मदद करने का पूरा प्रयास करूँगा। आई होप ये सारी चीज़ तो आपको बेनिफिट बराबर मिल रही हो जी। ठीक है, अब बात कर दिया सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहले कौन आए, ग्रिफिथ। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट हुआ किस सन में, 1928। किस पे किए थे, स्टेप्टोकोकस निमोनी पे। ठीक है, अच्छा ये बताओ यस स्ट्रेन कैसे होते हैं, स्मूथ। देख बेटा मैं तुम्हें एक थोड़ा सा छोटा सा कहानी है, क्या पता तुम्हें इससे और अच्छे फील होंगे। देखो जब कोई भी मान लो अमीर अमीर की बात कर रहे हैं, जैसे मतलब कोई रिच पर्सन हो रहा, वो शादियों वादियों में देखते हो एकदम बढ़िया से कोट, या तुम देखते हो कि वो एकदम बढ़िया से कोट पैंट एकदम बढ़िया से पहने रहते हैं। हाँ सर पहने रहते हैं। और तो सुनो, यस मतलब स्मूथ होता है, यस मतलब शाइनी होता है, और ये पॉलीसेटेराइट का कोट पहनते हैं। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, हाँ सर बताएंगे ज़रूर, पूछिए तो। अच्छा ये बताओ कोरोना में सबसे ज़्यादा किस तरीके से लोग, देखो आई होप सारे बेल होंगे, सारे सही होंगे, मैं तो यही बोलता हूँ। लेकिन तुम्हें देखना होगा कि सिटी वाले लोग, जो शहरी लोग होते हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा कोरोना हुआ, सबसे ज़्यादा वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि वहाँ पे प्लांट नहीं था, ऑक्सीजन की कमी फील हो रही थी, क्या नाम है। और गाँव के लोग बढ़िया से क्या नाम है अपना, क्या नाम है, जिस तरीके से गुजारा करते थे वैसे आज भी करते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब कोरोना के वक्त जो गाँव के लोग थे वो उसी तरीके से हैबिचुअल अपना रूटीन मेंटेन किए रहे। सुबह गाँव में जाना, मतलब जैसे मतलब गाँव तभी तो बहुत सारे वर्क होता है, खेतों में जाना, पानी चलाना, सिंचाई करना, खेतों का काम करना, प्लस फिर उसके बाद घर का भी अपना काम करना। तो वो लोग कैसे हैं, उनका इन्वायरमेंट अपना अलग है। उसी तरीके से वो आर स्ट्रेन हुए, आर मतलब रफ स्ट्रेन, उनका स्मूथ तभी जाओ तो लोड तो तभी तुम टूट
पैंट शेरवानी नहीं पहनते थे थोड़े, तो वो आर स्ट्रेन मतलब रफ स्ट्रेन होंगे, वो जल्दी उन्हें क्या नाम है कोई भी वायरस अटैक नहीं कर पाता, नॉन वायरुलेंट होते हैं, आर स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट होते हैं। वहीं पे बात कर दी जाए जो एकदम शेरवानी पहनते सूट बूट पहनते शहरों में रहते हैं, उन्हें कोरोना बहुत जल्दी हुआ क्योंकि इनके अंदर पॉलीसेकेराइड टोट था, तो ये वायरुलेंट होते हैं। आर स्ट्रेन रफ स्ट्रेन होता है, ये कोई भी टोट नहीं पहनते हैं, ये नॉन वायरुलेंट होते हैं। तो ये बताओ, अगर बात कर दी जाए माइस के अंदर अगर हम यस स्ट्रेन डाल दें तो माइस मर जाएगा, माइस डाई कर जाएगा। वहीं पे बात कर दी जाए आर स्ट्रेन माइस के अंदर जब हमने इंजेक्ट किया तो माइस लाइव रहा। वहीं पे बात कर दी जाए यस स्ट्रेन, तो जब मैंने हीट कर दिया तो जो चोट था वो, अरे भाई बात कर दी जाए अगर मान लो कोई अमीर इंसान हो, अमीर मतलब मेरे ये कहने का मतलब जो सूट बूट बहुत ज़्यादा पहनता हो, शहरी इंसान हो, उसे 1-2 महीने गाँव में काम करने के लिए लगा दो तो वो उसी इन्वायरमेंट को एडॉप्ट कर जाएगा। मतलब अगर बात कर दी जाए यस स्ट्रेन को हीट कर दो, उसका पॉलीसेकेराइड टूट जाता है, तो वो आर स्ट्रेन की तरह बिहेव करता है। तो जब ये हीट टिल्ड यस स्ट्रेन को हमने माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो माइस जिंदा रहा। फिर वहीं पे हीट टिल्ड यस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन तो जब मिला दिया गया फिर माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो माइस मर गया। अब ये सोचने वाली बात, आर स्ट्रेन जो था ये तो माइस मरता नहीं था, हीट टिल्ड यस स्ट्रेन से भी माइस जिंदा रहा, लेकिन ये क्या हो गया कि यहाँ पे दोनों जब मिला के हमने डाला तो माइस मर गया। तो न तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मतलब आर यस स्ट्रेन जिसे कन्वर्ट कर दिया आर स्ट्रेन, तो बात कर दी जाए हीट टिल्ड यस स्ट्रेन जो है आर स्ट्रेन तो इसमें बदल दिया यस स्ट्रेन में, तो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ठीक है। लेकिन बात कर दी जाए ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या नहीं डिफाइन कर पाया, बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल तो डिफाइन नहीं कर पाए। तब 1933 से 1944 तक जेनेटिक मटेरियल किसे माना गया, प्रोटीन को। फिर उसके बाद 1944 में एवरे मैक्लियोड और मेटार्टी इन्होंने आए और क्या डिटरमाइन किए, बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्या था, ऐसा क्या चीज़ था कि जो क्या नाम है हमने जब माइस के अंदर हीट टिल्ड यस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन मिला के डाला तो माइस मर गया, माइस डाई हो गया, क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो इसे पता लगाने के लिए एवरी मैक्लियोड और मेटार्टी आए, ठीक है। इन्होंने क्या किया, यस स्ट्रेन से इन्होंने जो यस हीट टिल्ड यस स्ट्रेन था उन्होंने उसमें से डीएनए निकाल दिया, प्रोटीन निकाल दिया, आरएनए निकाल दिया। फिर उसके बाद आर स्ट्रेन के अंदर इन्होंने एक दूसरा क्या नाम है दूसरा टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें आर स्ट्रेन डाला, फिर उसमें से डीएनए डाला एक बार और आरएनए डाला और प्रोटीन, मतलब यह जो हीट टिल्ड यस सेल था, हीट टिल्ड यस स्ट्रेन से डीएनए प्रोटीन आरएनए निकाले थे वो आर सेल स्ट्रेन में डाल दिए। डालने के बाद फिर एक एंजाइम इन्होंने लिया आरएनएज, तो यहाँ पे डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। फिर प्रोटीएज एंजाइम डालें, फिर इन्होंने बोला यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा, फिर वहीं पे डीएनएज डालें, तब यहाँ पे नॉन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मतलब कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। तब इन्होंने बोला नहीं, कंक्लूजन क्या निकला, डीएनए ही हेरिडिटी मटेरियल होता है, डीएनए ही एक दूसरे में मतलब इनहेरिट होता है, तो यही नॉन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। मतलब कुल मिलाते इतना कंक्लूजन लग गया कि जो है वो डीएनए है जेनेटिक मटेरियल, लेकिन ये दुनिया मानने तैयार नहीं था, क्योंकि अभी ये उतना बढ़िया से डिफाइन नहीं कर पाए थे, इसलिए ये तो मालूम हो जाता डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन इन्होंने सबके सामने प्रूफ नहीं कर पाया। फिर उसके बाद 1952 में हर्शे और चेज एक्सपेरिमेंट आए, इन्होंने अनएट्रीब्यूटल बिना तिथि से, मतलब अब ये फाइनल जो है फाइनल डिसीजन है, फाइनल प्रूफ दिया हर्शे और चेज ने 1952 में डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। इन्होंने वर्क किया था T2 बैक्टीरियोफेज और ईटोलाई पे। इन्होंने रेडियो एक्टिव मेटल लिए थे यस 35 और P32। देखो यस और पी में 3 कॉमन है तो 5-2। अगर बात कर दीजिए हर्शे चेज का एक्सपेरिमेंट जो तुम ये बताओ 1952 में हुआ था, हाँ सर हुआ था, तो यस 3 पहले 5 आया तो 5 लगाओ और P3 तो सब में कॉमन है और लास्ट में 52 में 2 आ रहा है तो P32 यस 35,
P32 H35। और सल्फर में प्रोटीन, सल्फर में जो होता है बात दी जाए प्रोटीन, प्रोटीन में क्या होता है सल्फर, और वहीं फास्फोरस किसमें होता है डीएनए में होता है। तो यहाँ पे इन्होंने रेडियो एक्टिव लगा दिया वहाँ पे जैसे थी रेडियो एक्टिव जो ये H35 है P32 है, जहाँ जहाँ पे जाए वो चमकता रहे, अपनी उन्नति बताते रहे कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है नहीं ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये बताने के लिए हमने रेडियो एक्टिव H35 और P32 का मदद लिया। ठीक है, इन्होंने 3 स्टेप करवाए, इन्फर्सन, ब्लेंडिंग, सेंट्रीफ्यूजेशन। फिर उसके बाद इन्होंने क्या नाम है कंक्लूजन क्या हुआ ये जरा देखो। इन्हें क्या मिला अब जरा देखो इन्फेक्शन जब करवाते हैं लोग तो ये क्या चाहिए, इन्होंने ईटोलाई जो बैक्टीरियोफाज था, इन्होंने ईटोलाई तो इन्फेक्ट करवाया। फिर उसके बाद ब्लेंडिंग में विद्रसली सेट किया, और फिर सेंट्रीफ्यूजेशन में हमें मालूम पड़ा कि जो नीचे बैठ गया था, जो नीचे पीपीटी एकदम जो मतलब क्या नाम है, अरे बोलते हैं ट्यूब है होता है, जो ट्यूब होता है ट्यूब में मैंने जब देखा पीपीटी एकदम नीचे बैठा हुआ है, तो वो क्या था, वो बेसिकली था नॉन इन्फ्लोरेंस, मतलब कोई भी उसमें चमक नहीं थी, चमक नहीं थी मतलब उसमें भी कोई चीज़ नहीं था, नो फ्लोरेसेंस था। ठीक है, वहीं पे बात करिए सुपर नेटेंट में फ्लोरेसेंस था, तो इसका मतलब जो था प्रोटीन इज नॉट, प्रोटीन नहीं था जेनेटिक मटेरियल। बेसिकली जो सुपर नेटेंट में जो था वो वहाँ पे कोई भी फ्लोरेंस नहीं आया, मतलब डीएनए इज इंजेक्ट बाय वायरस, मतलब कुल मिलाते डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल हुआ। अब तो चलो थोड़ी देर बाद मालूम पड़ जाती भैया डीएनए जेनेटिक मटेरियल हो चुका है। अब डीएनए की प्रॉपर्टी क्या है, ये रेप्लिकेशन एक जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए ये जरा देखो। रेप्लिकेशन करे, स्टेबल रहे, चमचल और स्ट्रेचली रहे, स्लो चेंजेस हो, म्यूटेशन ज़्यादा जल्दी ना आए, धीमा धीमा आए, स्लो चेंजेस हो, मेंडेलियन कैरेक्टर तो एक्सप्रेस करे, तो ये सारे प्रॉपर्टी एक जेनेटिक मटेरियल से होने चाहिए। बात कर दी जाए डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है, डीएनए जो होता है सेकंड पोजीशन से, डीएनए के कार्बन पे सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोजन लगने की वजह से वो केमिकली स्टेबल होता है, वहीं पे आरएनए के पेंटोज शुगर के सेकंड कार्बन पे OH लगने की वजह से केमिकली रिएक्टिव हो जाता है, और यही सी वजह से आरएनए लेस स्टेबल हो जाता है, वहीं डीएनए मोर स्टेबल हो जाता है, और जो मोर स्टेबल होता है वो सबसे अच्छा जेनेटिक मटेरियल माना जाता है। इसलिए मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल था। ठीक है, अब ये बात चलिए पूरे सबसे पहले बात चलिए डीएनए तो इवॉल्व हुआ है ना, डीएनए आरएनए से ही बना हुआ, मतलब आरएनए जो सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल पूरे अर्थ पे ही था। बात कर दी जाए आरएनए से ही इवॉल्व होते डीएनए बना है, मतलब बात कर दी जाए आरएनए कैटालिटिक रोल में ही इन्वॉल्व करता है, क्योंकि तभी न तभी सबसे पहले आरएनए से ही डीएनए इवॉल्व होते बना हुआ है। ठीक है, आरएनए मोर रिएक्टिव होता है, कैटालिटिक रोल में इन्वॉल्व होता है, स्ट्रक्चरल रोल अपना वर्क करता है केमिकली, और स्ट्रक्चरली लेस स्टेबल होता है। ठीक है, और डीएनए में बात करी है तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन तो ट्रांसफ़र करता है आरएनए में। ठीक है, और बात कर दी जाए डीएनए सेमी कंजर्वेटिव होता है, डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। अब ये भैया क्या हुआ, सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या हुआ, एक स्ट्रैंड आपके पेरेंट का हो रहा, दूसरा स्ट्रैंड जो हो रहा न्यूली फॉर्म हो रहा, न्यूली फॉर्म होने का मतलब नया स्ट्रैंड बनेगा, मतलब एक स्ट्रैंड टेम्पलेट हो रहा और एक स्ट्रैंड नया फॉर्म हो रहा, न्यू फॉर्म हो रहा, नया फॉर्म हो रहा। ठीक है, वन स्ट्रैंड पेरेंटल का हो रहा और दूसरा स्ट्रैंड क्या होता, न्यू फॉर्म, मतलब एक पुराना और एक नया फॉर्म, मतलब पुराना और नया दोनों तो मिला दिया जाए सेमी कंजर्वेटिव, दोनों का कंजर्वेशन होता है, एक नया बनता है जो कि न्यू फॉर्मेशन होता है, एक पेरेंटल रहता है। ठीक है, ठीक है, अब बात कर दी जाए अब बात करिए वाटसन और ट्रिट 1953 में इन्होंने बताया है कि डीएनए रेप्लिकेशन इज अ सेमी कंजर्वेटिव। वहीं पे बात कर दी जाए फिर इसे प्रूव करने के लिए, मतलब डीएनए
जो है सेमी कंजर्वेटिव होता है, ये प्रूव करने के लिए सबसे पहले कौन आए? मेसेल्सन स्टाल। 1958 में इन्होंने वर्क किया था ई टोलाई पे, और इन्होंने क्या लिया था? हैवी आइसोट्रोप। क्या लिया था भैया? हैवी आइसोट्रोप। हैवी आइसोट्रोप लिया था भैया। मैंने रेडियोट्रोप नहीं बोला, रेडियो आइसोट्रोप नहीं बोला, हैवी आइसोट्रोप। हैवी आइसोट्रोप तो क्या कार्बन का? नहीं। ऑक्सीजन का? नहीं। नाइट्रोजन का, N15। ठीक है। और क्या सॉल्यूशन लिया था? अमोनियम क्लोराइड। और अमोनियम में यन कौन सा था? N14 वाला था तो N15 वाला? सर ये N15 वाला था। ठीक है। ठीक है भैया। वहीं पे बात कर दीजिए इन्हीं के साथ साथ में, मतलब इन्हीं को भी नहीं मालूम था, इनसे अलग टेलर और उनके कलीग्स 1958 में भी वर्क कर रहे थे। विसिया फाबा, फाबा बीन जिसे बोलते हैं, जो कि एक फैबिएसी फैमिली का मेंबर है, फाबा बीन। ठीक है। विसिया फाबा। ठीक है। टेलर और उनके कलीग्स 1958 में इंडिपेंडेंट, मतलब ना मेसेल्सन और स्टाल, इन दोनों को मालूम नहीं था, और टेलर और कलीग्स को भी नहीं मालूम था। ये अलग अपना वर्क कर रहे थे, और दोनों का एक ही समय पे वर्क कर रहे थे, और दोनों का मतलब कंक्लूजन सेम निकला कि डीएनए जो होता है, डीएनए डिपेंडेंट, सॉरी, जो डीएनए होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। ठीक है। डीएनए जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। ठीक है। ठीक है भैया। तो यहाँ पे तुम्हें ये चीज़ मालूम पड़ गया कि नहीं? ठीक है सर, ये तो मालूम पड़ गया। अब बात करी जाए तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब तुम्हें फर्स्ट जनरेशन की बात कर दी जाए, फर्स्ट जनरेशन ईटोलाई की बात कर दी जाए, तो ये अपनी साइकिल 18 मिनट में कवर कर लेता है, और पूरी बात कर दी जाए तो 20 मिनट में पूरी ईटोलाई क्या नाम है ये क्या नाम है डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देता है, मतलब मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। तो बात कर दी जाए, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, N15 और N15 का जब हमने हैवी आइसोट्रोप लिया और ईटोलाई के अंदर इंजेक्ट किया अमोनियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में, तब 20 मिनट बाद मतलब फर्स्ट जनरेशन में 20 मिनट बाद पहला जनरेशन में हमें 100% हाइब्रिड मिला। 100% हाइब्रिड मतलब, हाइब्रिड का मतलब N15 और N14 का मिला। N15 और N14 का मिला, तो हमें 100% हाइब्रिड मिला। वहीं पे फिर 20 मिनट मतलब सेकेंड जनरेशन जब मैंने इसे करवाया, तो हमें 50% हाइब्रिड मिला और 50% प्योर लाइट मिला। और फिर थर्ड जनरेशन में फिर मैंने 20 मिनट बाद ये क्या नाम है N15 और तो हमने इवॉल्व करवाया, तो हमें क्या मिला? 25% हाइब्रिड और 75% प्योर लाइट। मतलब सबसे पहले 100% हाइब्रिड था, फिर कम हुआ 50%, फिर 25%, मतलब हाइब्रिड जो हो रहा है वो कम होते जा रहे हैं। और प्योर लाइट जहाँ पे फर्स्ट जनरेशन में 0 था, सेकेंड जनरेशन में 50% था, और थर्ड जनरेशन में 75% था। हालांकि मैं ये सब बोलूँगा, रटना नहीं, ये सारी चीज़ एक बार लगा लेना। लगाने का मतलब एक बार तुम लगा लेना, तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब उससे बात कर दी जाए रेप्लिकेशन की बात कर दी जाए, तो रेप्लिकेशन किसमें भी होता है? प्रोकैरियोट में भी होता है और यूकैरियोट में भी होता है। प्रोकैरियोट की बात कर दी जाए तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, वहीं यूकैरियोट की बात कर दी जाए तो इनसाइड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या होता है? ORI होना चाहिए, ORI होना चाहिए। ठीक है। मिनी ORI मतलब, ORI का मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, जिसकी वजह से जहाँ पे हम लोग ईटोलाई के अंदर इंजेक्ट करेंगे तो वहाँ पे अपना रेप्लिकेशन होना शुरू करे, और फिर ये मल्टीपल कॉपी बनाना शुरू कर दे। प्रोकैरियोटिक में सिंगल ORI होता है और यूकैरियोटिक में बहुत सारे ORI होते हैं। अब क्या क्या एंजाइम इनमें लगता है, मतलब रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है, ये जरा देख लेते हैं। एंजाइम रिक्वायरमेंट, रेप्लिकेशन की बात कर दी जाए तो यहाँ पे DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज की ज़रूरत होती है। DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज एंजाइम की ज़रूरत होती है। ठीक है। ठीक है। ये हर चीज़ मालूम होता है, रेप्लिकेशन की बात कर रहा है। ठीक है। बात कर दी जाए इसमें क्या एंजाइम लगते हैं वो जरा देखो। हेलिटेज एंजाइम लगता है। हेलिटेज क्या करता है? देखो बेटा, रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन में अलग लगेंगे। ट्रांसक्रिप्शन की बात करोगे तो यहाँ पे एंजाइम अलग होंगे, क्योंकि इस वजह से कंफ्यूज मत होना। हेलिटेज एंजाइम रेप्लिकेशन में लगते हैं, जो कि ब्रेक करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करते हैं ये उसके बदले में ATP लेते हैं, मतलब ATP पे निर्भर करते हैं, ATP डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। फिर बात कर दी जाए, पहले मैंने बताया DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, दूसरा मैंने बताया हेलिटेज एंजाइम।
तीसरा मैंने बोला ORI भी होना चाहिए। चौथा बात कर दी जाए प्राइमेज एंजाइम, प्राइमेज एंजाइम, ठीक है। पांचवें की बात कर दी जाए, पांचवें की बात कर दी जाए तो यहाँ पे RNA प्राइमर होना चाहिए, छोटे छोटे RNA प्राइमर भी होने चाहिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब बात कर दी जाए तो यहाँ पे तुम्हें मालूम हुई होगा सबसे पहले एट एट जो होता है टेम्पलेट एंड होता है और दूसरा जो होता है पेरेंटल होता है। तो यहाँ पे पहले बॉन्ड टूटेंगे, बॉन्ड टूटेंगे, ठीक है, बॉन्ड टूटेंगे, फिर उसके बाद छोटे छोटे फ्रेगमेंट होंगे जिसे हम बोलते हैं ओजा जाति फ्रेगमेंटी, ओजा जाति फ्रेगमेंट बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद हमने RNA प्राइमर ऐड करते हैं, एट डी फ्री डैश 3 इंड पे मैं RNA प्राइमर ऐड करता हूँ, ठीक है, ठीक है। बात ये नहीं है, बात ये है कि जब बात कर दी जाए DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज की बात कर दी जाए, बात ये होती है भैया कि क्या नाम है, कॉम्प्लीकेशन तब बढ़ता है, रेप्लिकेशन की बात कर रहे हो तो कॉम्प्लीकेशन तब बढ़ता है क्योंकि जो होता है, देखो बात कर दी है DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है ये हमेशा भी ब्रेड तोड़े, जो बॉन्ड टू ब्रेड रहेगा वो हेलिटेज करेगा, लेकिन DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज जो होता है सैटेलाइट करता है सिर्फ 8 डायरेक्शन में, वो है 5 to 3 एंड पे ही वो चलता है 8 डायरेक्शन में। कॉम्प्लीकेशन ये आता है जब टेम्पलेट स्ट्रैंड एक तरफ, मतलब जो कॉन्टिन्यूअस बनता है जिसे हम बोलते हैं 3 to 5 और 8 बनता है डिसकॉन्टिन्यूअस जिसे हम बोलते हैं 5 to 3, ठीक है। इसमें कॉम्प्लीकेशन बढ़ता है जिसकी वजह से एक फ्रेगमेंट, एक जो स्ट्रैंड होता है वो तो कॉन्टिन्यूअस बनता है, दूसरा स्ट्रैंड डिसकॉन्टिन्यूअस बनता है और इसे जोड़ने के लिए, बाद में इसे जोड़ने के लिए हमें DNA लाइजेज एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है और इसकी वजह से जो बॉन्ड पीछे टूटते जाते हैं उन्हें ऐड करता जाता है DNA लाइजेज, ठीक है, ठीक है। अब DNA पॉलीमरेज की बात कर दी जाए, ये कभी भी रेप्लिकेशन तो इनिशिएट नहीं करता है, ये जो होता है सबसे पहले मतलब जो रेप्लिकेशन तो इनिशिएट करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ORI की ज़रूरत पड़ती है, जो कि क्या स्टार्ट करता है रेप्लिकेशन। और फिर जब रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है तो यूकैरियोटिक में तुम तो मालूम ही है DNA रेप्लिकेशन किस फेज में होता है, बात याद है कि नहीं, डी सेल साइकिल सेल डिवीजन में तुम्हें याद हो जाती DNA की बात कर रहा हूँ, DNA रेप्लिकेशन किस फेज में होता है, यस फेज में। और बात कर दीजिए अदर कभी भी ये सेल डिवीजन के बाद DNA रेप्लिकेशन फेलियर हो जाए, मतलब DNA रेप्लिकेशन के बाद सेल डिवीजन फेलियर चल जाए, तब हम इसे बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी। अरे याद है ना पॉलीप्लॉइडी, तो इसका एग्जाम्पल है व्हीट वाला, याद है कि नहीं, पेनपल इनहेरिटेंस में याद होगा, इससे पहले ही चैप्टर तुमने पढ़ा है, ठीक है, ठीक है। सर ये चीज़ तो मालूम पड़ गया ना भाई, ऐसा तो नहीं है कि उड़ रहा है भैया, बहुत प्यार से पढ़ना, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद बात कर दी जाए, फिर इसके बाद बात कर दी जाए तो जो क्या नाम है, 1 सेकेंड, तो बात कर दी जाए भैया। अच्छा ये बता दो कि DNA पॉलीमरेज का फंक्शन का रेट क्या होता है, 2000 बेस पेयर पर सेकेंड, ये बताना भूल गया था, ठीक है। रेट ऑफ फंक्शन ऑफ DNA पॉलीमरेज 2000 बेस पेयर पर सेकेंड होता है, ठीक है। वहीं पे बात कर दी जाए, आप ट्रांसक्रिप्शन पे पहुंच जा रहे हैं तो ट्रांसक्रिप्शन में सबसे पहले बात ये जान लो कि RNA की बात, यहाँ पे DNA की बात कर दी जाए, DNA जो होता है बेसिकली इनसे 3 राइबोसोम होते हैं, ठीक है। तो जो 1 सेकेंड जो हाँ, इसमें तीन टाइप के RNA होते हैं, एक rRNA होते हैं या एक mRNA होते हैं, एक tRNA होते हैं, ये बात तो तुम्हें मालूम ही होगा, एक rRNA, एक mRNA, एक tRNA, ठीक है। mRNA तो कभी कभी HNRNA बोल देते हैं क्योंकि वो इमेच्योर RNA होता है, फिर मेच्योर हो जाने के बाद mRNA तो मैसेंजर RNA बोलते हैं। ये सारी चीज़ बेसिक चीज़ें तुम्हें मालूम होगा। तो ये बताओ ट्रांसक्रिप्शन क्यों करते हैं, कि ड्रॉपिंग ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन 1 स्ट्रैंड ऑफ DNA to RNA, मतलब जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से DNA के 8 स्ट्रैंड में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड हुआ है वो RNA में कॉपी राइट करने के लिए हमें ट्रांसक्रिप्शन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है।
अब बात कर दी जाए आरएनए में आरएनए की बात कर दी जाए तो आरएनए में यूरेसिल था। हाँ सर, तो आरएनए की बात कर दी जाए तो यहाँ पे यूरेसिल की जगह हम लोग क्या रिप्लेस करते हैं, थायमीन। यूरेसिल की जगह हम लोग क्या उपयोग करते हैं, थायमीन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब बात कर दी जाए ट्रांसक्रिप्शन की बात कर दी जाए तो एक ही स्ट्रैंड कॉपी होंगे, मतलब डीएनए का एक ही स्ट्रैंड कॉपी होंगे आरएनए में ट्रांसक्रिप्शन के दौरान। ठीक है, बोथ स्ट्रैंड नॉट कॉपी। ठीक है, दोनों स्ट्रैंड नहीं कॉपी होते, क्योंकि तुम्हें मालूम ही हो जा डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव, एक ही स्ट्रैंड क्या नाम है, एक ही स्ट्रैंड जाना कॉपी होता है। ठीक है, अब बात कर दिया बोथ स्ट्रैंड एट तेजा, बात कर दिया दोनों स्ट्रैंड किस तरीके से ऐड करते हैं, आरएनए से दोनों स्ट्रैंड किस तरीके से ऐड करते हैं, एक टेम्पलेट विद कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर की तरह ऐड करते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी बात भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट की बात कर दिया, प्रमोटर स्ट्रक्चरल जीन होता है और टर्मिनेटर होता है। ठीक है, ठीक है, एंजाइम इसमें क्या लेता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ये क्या करता है, पॉलीमराइज करता है। ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड का क्या नाम है, इंड क्या होता है, 3' to 5'। और वहीं पे कोडिन स्ट्रैंड की बात कर दी जाए तो 5' to 3 इंड होता है। कोडिन स्ट्रैंड का एग्जाम्पल स्ट्रैंड का इंड क्या होता है, 5' to 3 इंड। फिर तुमने एक नाम सुना होगा, प्रमोटर। प्रमोटर 5 से 5, 5 से 5' इंड पे लगते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो होता है वो स्ट्रक्चरल जीन आपस में इंक्लूड हो जाता है। जब मान लिया जाए 3' पे प्रमोटर, प्रमोटर हमेशा 5' पे होता है, तो उसमें दो होता है, कोडिन स्ट्रैंड होता है, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है। उस अकॉर्डिंग हम लोग स्ट्रक्चरल जीन तो बता देते हैं कि ये है कोडिन जीन, ये होता है स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, और वहीं पे बात करिए टर्मिनेटर। टर्मिनेटर पे जहाँ पे क्या नाम है खत्म होता है, जहाँ पे आरएनए अब बन चुका होता है, लास्ट पोजीशन होता है, वो टर्मिनेटर होता है, वो 3' इंड पे होता है। ठीक है, ठीक है, वहीं प्रमोटर 5' इंड पे होता है। ठीक है, ठीक है। अब बात कर दिया डीएनए कोडिन। डीएनए कोडिन की बात कर दिया, डीएनए सीक्वेंसिंग कोडिन फॉर टीआरएनए और आरएनए मॉलिक्यूल्स होता है कि नहीं, हाँ सर होता है। फिर बात कर दी जाए अदर एक डीएनए के सेगमेंट में छोटा सा मतलब डीएनए का छोटा सा सेगमेंट अगर तोड़ करे किसके लिए, पॉलीपेप्टाइड के लिए, तब हम क्या बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड चैन में डीएनए का छोटा सेगमेंट अगर तोड़ वो करे तो हम क्या बोलते हैं, सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन बोलते हैं। मोनोसिस्ट्रॉनिक एग्जाम्पल बताओ किसमें पाया जाता है, मोस्टली इन यूथेरियोटिक। पॉलीसिस्ट्रॉनिक की बात कर दी जाए, ये किसमें पाया जाता है, तो ये पाया जाता है भैया मोस्टली मोस्टली इन प्रोकैरियोटिक। पॉलीसिस्टेरियोनिक पीछे पॉली पीछे प्रोकैरियोटिक, और मोनोसिस्टेरोनिक मोस्टली इन यूकैरियोटिक। और वहीं पे बात कर दी जाए मैच्योर आरएनए में क्या होता है, सिर्फ ओनली एजॉन होता है कि इंट्रॉन, सर सिर्फ एजॉन होता है। ठीक है, बात ठीक है। बैक्टीरिया के पास तीन टाइप के आरएनए होते हैं, जो कि मैंने पहले बता दिया, आरएनए, एम आरएनए और टीआरएनए। ये आरएनए किस तरीके से प्रोवाइड करवाता है, टेम्पलेट की तरीके से ये प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, इसीलिए मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। टीआरएनए की बात कर दी जाए, ये क्या काम करता है, ये एमिनो एसिड को ले आता है और उस जेनेटिक कोड को ये जेनेटिक कोड को पढ़ता है, मतलब रीड करता है। एमिनो एसिड को ले आता है और जेनेटिक कोड को पढ़ता है। ठीक है, ठीक है। फिर वहीं पे आरएनए की बात कर दीजिए, इसका क्या रोल है, अहम रोल क्या है, ये स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक रोल दोनों निभाता है, दोनों प्ले करता है। ठीक है, फिर वहीं पे बात कर दिया डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज किसे कैटालाइज करता है, ये ऑल टाइप ऑफ आरएनए को ही कैटालाइज कर देता है, ऑल टाइप ऑफ आरएनए को कैटालाइज करता है। देखो बेटा, ये जितनी भी बातें हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ले आया हूँ, सारे एनसीईआरटी के हैं। ठीक है, जब आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड करता है तो ट्रांसक्रिप्शन क्या टर्मिनेट हो जाता है, तो इनिशिएट हो जाता है, सर ये इनिशिएट हो जाता है। अच्छा, बात कर दी जाए न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट किस तरीके से ऐड करता है, सर ये सबस्ट्रेट के रूप में यूज होता है, सबस्ट्रेट, और इतना ही नहीं, और इतना ही, और एक ये क्या नाम है, पॉलीमराइज कर देता है टेम्पलेट 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 डिपेंडेंट को ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब बात कर दी जाए भैया, अब बात कर दी जाए तो फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस किसे बोला जाए, सर ये जीन को बोला गया है। ठीक है,
ठीक है। अब ये बता दूँ इनिशिएटर फैक्टर क्या होता है। इनिशिएटर फैक्टर क्या होता है सर, ये सिग्मा फैक्टर होता है। और टर्मिनेटर फैक्टर क्या होता है, रो फैक्टर होता है। आरएनए पॉलीमरेज जब प्रमोटर से जब बाइंड करता है तो क्या ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाता है कि इनिशिएट होता है, सर इनिशिएट होता है। वहीं पे आरएनए पॉलीमरेज जब टर्मिनेटर से बाइंड होता है क्या ये ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाता है कि इनिशिएट होता है, सर स्टॉप हो जाता है। वहीं पे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन आपस में कपल होते हैं, किसमें, बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया में होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया में होते हैं। चलो ठीक है, ये बात भी मालूम पड़ गया, ये बात भी मालूम पड़ गया। अब ये बता दो कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक ही कंपार्टमेंट में किसमें होता है, प्रोकैरियोटिक में कि यूकैरियोटिक में, सर ये होता है प्रोकैरियोटिक मतलब अर्थात बैक्टीरिया में होता है। ठीक है, अच्छा ये बता दो न्यूक्लियस की बात कर दी जाए, इन यूकैरियोटिक की बात कर दी जाए तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन किसमें होता है, न्यूक्लियस में। अच्छा कितने आरएनए पॉलीमरेज इसमें लगते हैं, तो इसमें 3 आरएनए पॉलीमरेज लगते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1 किसे सपोर्ट करता है, आरआरएनए। तो आरआरएनए में कितने यूनिट होते हैं, 3 यूनिट होते हैं। 28 ईयर्स ये जो थी राइबोसोम की सब यूनिट है, राइबोसोम की सब यूनिट है। 28 ईयर्स, 18 ईयर्स और 5.8 ईयर्स होता है। वहीं पे बात कर दी जाए दूसरा आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड जिसे सपोर्ट करता है एचएन आरएनए, जो कि इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें इंट्रॉन भी होते हैं, एजॉन भी होते हैं। जब इसे क्या नाम, इंट्रॉन जो होता है ये बेकार मटेरियल होता है, जब इसे हम काट के निकाल देते हैं तो मेच्योर एजॉन बचता है, एजॉन ही बचता है, तब हम इसे बोलते हैं एमआरएनए। और वहीं पे आरएनए पॉलीमरेज थर्ड की बात कर दी जाए तो टी आरएनए होता है जिसमें 3 यूनिट आती है, 5 आरएनए और एसएन आरएनए। ठीक है, ठीक है। अच्छा नॉन फंक्शनल कौन होता है, जॉन की इंट्रॉन, सर इंट्रॉन होता है। टैपिन और टेलिन किसमें जरूरत पड़ती है, सर यूकैरियोटिक में। टैपिन और टेलिन चलता कौन है, कौन सा पॉलीमरेज है, तो एचएन आरएनए चलता है। ठीक है, एचएन आरएनए चलता है, टैपिन और टेलिन। ठीक है, अच्छा टैपिन में बात कर दी जाए तो अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड हम कहाँ ऐड करते हैं, टैपिन के वक्त जब टैपिन हम लोग करते हैं यूकैरियोटिक में तो यहाँ पे अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड कहाँ पे ऐड करते हैं, सर ये 5' एंड पे ऐड करते हैं। तो उस न्यूक्लियोटाइड एंड पे जब हम ऐड करते हैं तो ऐड क्या करते हैं, सर मेथाइल जोनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड करते हैं। मेथाइल जोनोसिन ट्राइफॉस्फेट 5' एंड पे हम ऐड करते हैं। वहीं पे बात कर लिया टेलिन, टेलिन हमने सुना, हाँ सुन रहे हैं। वहाँ पे टेलिन में हम लोग क्या यूज करते हैं, एडिनिलेट कितने 200 से 300 किस एंड पे, 3' एंड पे यूज करते हैं। तो फिर उसके बाद बात कर दी जाए, तुमने सुना हो जाती अब भाई टैपिन हो जाए, टेलिन हो जाए, फिर उसके बाद एजॉन इंट्रॉन हटा दिया जाए, मतलब मेरे कहने का मतलब इंट्रॉन नॉन फंक्शनल होता है, इंट्रॉन तो हटा दिया जाए, जॉन बन जाए, एमआरएनए बन जाए। स्प्लाइसिंग किसमें होता है, यूकैरियोटिक में होता है। ठीक है, अब बात कर दी जाए जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड की बात कर दी जाए तो ये बता दो, ये बता दो जेनेटिक कोड में कौन, जॉर्ज जैम्यू नाम सुने हो, हाँ सर सुने हैं। ये कौन थे, फिजिसिस्ट थे कि क्या नाम है, जेनेटिस्ट थे, सर ये फिजिसिस्ट थे। अच्छा इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था 4 बेस पेयर होते हैं, 4 बेसेस होते हैं। अरे तुम्हें मालूम तो है ही ना 4 बेसेस होते हैं, लेकिन हर ये 4 बेसेस कोड करता है 3 ही एमिनो एसिड को कोड करता है। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है, 1 सेकेंड। हाँ बेटा, ये बता दो कि ये जर्मन जेनेटिस्ट थे, फिजिसिस्ट, सर ये फिजिसिस्ट थे। और 4 बेस पेयर होते हैं, 4 बेसेस होते हैं जो कि 3 एमिनो एसिड को कोड करते हैं। इन्होंने क्या सजेस्ट किया था, इन्होंने सजेस्ट किया था 20 एमिनो एसिड को, 20 जो एमिनो एसिड होते हैं ये 3 न्यूक्लियोटाइड ही मतलब बनाए रहे हैं, मतलब 4 की पावर 3 मतलब 4 की पावर 3 मतलब 4 चौ 16, 16 चौ 64 मतलब कुल मिलाते 64 टोडान होते हैं। जो कि ये प्रूफ किसने दिया था, हर गोविंद खुराना ने दिया था कि टोडान जो कि ट्रिपलेट में होते हैं। ठीक है, ठीक है। हाउ मेनी टोडान आर कोडेड बाई एमिनो एसिड, 61 टोडान जो कि एमिनो एसिड कोड करता है। और कितने नहीं कोड किए जाते हैं, सर 64 होते हैं, सर किए जाते हैं तो कितने बचे, 3। ठीक है, अच्छा ये बता दो 8 कुछ ऐसे भी होते हैं एमिनो एसिड मोर देन 1 टोडान को
तोड़ करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं सर? उससे हम बोलते हैं डीजेनेरेट। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये बता दो, टूडॉन तो रीड किस रूप में चलता है? कॉन्टिन्यूअस फैशन में कि डिसकॉन्टिन्यूअस फैशन में? कॉन्टिन्यूअस फैशन में। ठीक है। टूडॉन यूनिवर्सल होते हैं कि नॉन यूनिवर्सल? सर यूनिवर्सल होते हैं। ठीक है। अच्छा तो एक्सेप्शन है, जरा इसका एक्सेप्शन बताओ। माइटोकॉन्ड्रियल टूडॉन और कुछ प्रोटोजोअन्स होते हैं। चलो ठीक है। अच्छा AUG क्या क्या करता है? सर इसका डुअल फंक्शन है। पहला इनिशिएटर, दूसरा क्या करता है? मिथोनिन को कोड करता है। अच्छा ये बताओ, स्टॉप टोडॉन का एग्जांपल बताओ। UAA, UAG और AGA। ठीक है, UGA, सॉरी UGA। ठीक है। अच्छा पॉइंट म्यूटेशन जो होता है ये सिंगल बेस पेयर की वजह से होता है कि नहीं? हाँ सर, सिंगल बेस पेयर। किस चैन की? बीटा ग्लोबुलिन की अल्फा ग्लोबुलिन? सर बीटा ग्लोबुलिन। तो इसका एग्जाम्पल वो बता दो, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, ठीक है। फ्रेम शिफ्ट इन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है? सर या तो एक या दो बेसिस इंसर्ट हो जाए या डिलीट हो जाए, तब हम बोलेंगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है। अच्छा ठीक है। tRNA तो हम क्या बोलते हैं? सर ये एडाप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं। tRNA तो हम क्या बोलते हैं? एडाप्टर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो एडाप्टर मॉलिक्यूल बेसिकली होता क्या है, जरा ये बताओ। सर एडाप्टर मॉलिक्यूल का फंक्शन होता है 8 हैंडेड, मतलब 1 हैंडेड जेनेटिक कोड को रीड करता है, और दूसरा काम करता है, मतलब अदर हैंड ये क्या करता है, हर एक एमिनो एसिड को बाइंड करवा देता है। मतलब पहले जेनेटिक कोड को पढ़ता है, रीड करता है, फिर उस जेनेटिक तो जिस कोड से मैच हो रहा है उससे जाते, उससे कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पे जाते ऐड करवा देता है। ठीक है, ठीक है। वहीं पे बात करें tRNA की बात कर दी जाए, तो जब ये क्या नाम है, जेनेटिक कोड को रीड किया, स्पेसिफिक एमिनो एसिड से जाके बाइंड करवा दिया, तब इसी tRNA तो हम क्या बोलते हैं? सर यस RNA। यस RNA का मतलब सोल्यूबल RNA। ठीक है। tRNA के पास क्या क्या होता है? एंटीकोडॉन होता है, एंटीकोडॉन लूप होता है। ठीक है। इनके पास क्या होता है? और इनके पास कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होते हैं, और ये क्या कर देते हैं, इसी वजह से एमिनो एसिड एक्सेप्टर बोलते हैं, क्योंकि यहीं पे एमिनो एसिड आते बाइंड करता है। एक्सेप्टर मतलब बाइंड करता। ठीक है, ठीक है। tRNA के पास क्या होता है? स्पेसिफिक हर एक एमिनो एसिड का tRNA बेसिकली करवाता क्या है, हर एक एमिनो एसिड जो होता है स्पेसिफिक होता है, उसी तो जाके उससे कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस तो ऐड करवाता है, कहाँ पे? एंटीकोडॉन में। ठीक है, ठीक है। tRNA जो कि स्पेसिफिक होता है ना। ठीक है। अब वही स्पेसिफिक एमिनो एसिड तो मतलब स्पेसिफिक एमिनो एसिड तो क्या बोलते हैं? इनिशिएटर tRNA। ठीक है, ठीक है। tRNA तो और क्या बोलते हैं? कोई भी स्टॉप कोडॉन होता है कि नहीं? सर नहीं होता, नो स्टॉप कोडॉन। ठीक है। सेकंड tRNA हैज बीन स्टार्ट, मतलब बात करी जाए tRNA, जो सेकंड tRNA होता है ये किस तरीके से दिखता है? क्लोवर लीफ की तरीके से नज़र आता है। tRNA जो होता है कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल्स होता है कि नहीं? सर होता है। इनका शेप क्या होता है? शेप क्या होता है? इन्वर्टेड यल शेप होता है। ठीक है। ट्रांसलेशन का मतलब क्या हुआ? पॉलीमराइजेशन ऑफ एमाइनो एसिड क्या बनाता है? पॉलीपेप्टाइड चेन। कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म। किस में होता है? प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों केस में साइटोप्लाज्म में ही होता है ट्रांसलेशन। ठीक है, ठीक है। ऑर्डर और सीक्वेंस की बात कर दी जाए तो एमाइनो एसिड किस पे करता है? भाई ऑर्डर और सीक्वेंस की बात कर रहे हो तो सर ये ऑन mRNA पे करता है। एमाइनो एसिड जॉइन किससे होता है? पेप्टाइड बॉन्ड से। रिक्वायर क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और कैटालिस्ट प्लस एंजाइम की ज़रूरत होती है। और कैटालिस्ट एंजाइम का मतलब क्या हुआ? राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट कौन होती है? 23 यस RNA और 28 यस RNA। ठीक है। वहीं पे एमाइनो एसिड प्लस ATP प्लस एमाइनो एसाइल tRNA सिंथेस होता है, तब हम इसे क्या बोलते हैं? चार्जिन ऑफ tRNA या एमाइनो एसाइलेशन ऑफ tRNA। ये क्या बनाता है? एमाइनो एसिड, और ये बॉन्ड बना रहता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है। और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बना लेता है। ठीक है। सेलुलर फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस किसे बोला जाए? राइबोसोम। तो राइबोसोम का फंक्शन क्या है? स्ट्रक्चरल RNA। और नीट 2023 में पूछा गया था
कौन सा आरएनए अलग अलग प्रोटीन बनाता है, तो वो होते हैं 80 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन जो कि स्ट्रक्चरल आरएनए की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है, राइबोसोम में, ठीक है, ठीक है। फिर बात बता दो, पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन में कितने स्टेप होते हैं? 3। कौन होते हैं? इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। स्मॉलर सब यूनिट बाइंड कैसे करता है? विथ यम आरएनए से। और वहीं पे जो स्मॉलर सब यूनिट यम आरएनए से बाइंड किया, अब ये दोनों मिला दिया जाए तो क्या बना लेते हैं? कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स जो होता है ये किससे बाइंड करता है? सर इनिशिएटर से। इनिशिएटर से बाइंड करने के बाद क्या बना लेता है? ये भी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेता है। फिर ये कॉम्प्लेक्स लार्जर सब यूनिट से बाइंड करता है और फिर ये भी टॉम्पलेट बना देता है। अब ये जो टॉम्पलेट बना है ये टीआरएनए से बाइंड कर लेता है और किस साइट पे? पी साइट पे। और फिर एलॉन्गेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। मतलब सबसे पहले पी साइट पे बाइंड किया टीआरएनए, अब उसके बाद ए साइट पे बाइंड करता है। और फिर जब ए साइट पे बाइंड कर लेता है तो यहाँ पे एक पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है। और फिर उसी के बाद जो पी साइट वाले पे टीआरएनए बाइंड किया था वो टीआरएनए से पी साइट टीआरएनए चला जाता है, मतलब एडजस्ट हो जाता है, निकल जाता है, ट्रांसलोटेशन हो जाता है, ठीक है, ठीक है। चलो यूटीआर तो फुल फॉर्म बताओ, अनट्रांसलेटेड रीजन। एडिशनल सीक्वेंस ऑन यम आरएनए आर नॉट ट्रांसलेटेड ऑन बोथ इन 5' एंड 3'। अच्छा ये बताओ लैट उपरांत किसने दिया था? जैटॉप और मोनार्ड। जैटॉप क्या थे? जेनेटिक्स। मोनार्ड क्या थे? बायोकेमिस्ट। पॉलीसिस्टेरोनिक जीन रेगुलेटेड बाई प्रमोटर एंड स्ट्रक्चरल जीन। ऑपरॉन का एग्जाम्पल बताओ। उपरान में कौन कौन आते हैं? पहले बताओ उपरान में अगर पूछ लिया जाए इन विच फॉलोइंग ऑफ दी ऑड इन विच फॉलोइंग आर दी उपरान आर पॉसिबल, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है उपरान की बात कर दी जाए तो लेट उपरान, टीआरपी उपरान, वेल सॉरी क्या होता है हिज उपरान, एआरए उपरान, वीएएल उपरान, तो काफ़ी सारे उपरान होते हैं। तो पूछ लेगा इन विच फॉलोइंग हैव ऑड उपरान, तो ये चीज़ ध्यान दिए रहना, पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा जब लेटोर एब्सेंट रहा तो ये रिप्रेसर से बाइंड करता है? सर ऑपरेटर से। और वहीं पे लेटोर प्रेजेंट रहा तो इंड्यूसर से, ठीक है। अच्छा जिसे निगेटिव रेगुलेशन बोला जाए? सर जब ये क्या नाम है लेटोर प्रेजेंट रहे और लेटोर प्रेजेंट रहे तब हम इसे बोलते हैं निगेटिव रेजुलेशन, ठीक है, निगेटिव रेजुलेशन बोलते हैं, ठीक है भैया। ये सारी बातें समझ में आ रही हैं? अब की बात तो नीट 2023 में ये भी तो पूछ लिया था भैया कि क्या नाम है लैट प्रॉन में बात कर दी जाए कौन कौन इंक्लूड थे, कौन कौन सा साइट था? बीटा रिलेटो साइट, परमिएट, ट्रांस एस्टिलेज। तो ये सारे फीचर आपको बढ़िया से आने चाहिए, सारे पढ़ लेना, ठीक है, एक बार देख लेना जैसे कि पेपर में गलती ना हो, क्योंकि ये देखो ये पेपर आसान नहीं है। ये पेपर कहने का मतलब है तुम्हें हर एक क्वेश्चन के लिए 5 नंबर 4 नंबर दिलवाती है। इस वजह से कोई भी इस पे गलती मत करना, बेटा अपनी गलती ना हो बाद में ये अपने पे रोना ना हो क्या नाम है मुझसे ये बड़ी गलती हो रही, उससे पहले तुम सही कर लेना, ठीक है। फिर बात करिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ? 1990। तब एंड हुआ 2003। कितने साल का प्रोजेक्ट था? 13 साल थे, ठीक है, ठीक है। सबसे क्रोमोसोम नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा पाया गया था जीनोम, कितने पाए गए थे? 2968। और क्रोमोसोम 4 पे, क्रोमोसोम वाई पे 231 पाए देते ना। तो ये सारी चीज़ तुम ध्यान दिए रहना। मैं थोड़ा क्या नाम है हमने क्या किया है कि जो क्या नाम है वैल्यू वाला है वो अलग कर दिया है ना। जैसे कि पहले वैल्यू वाली बात कर ले रहे हैं, फिर उसके बाद डाटा वाली पहले बात कर ले रहे हैं, फिर उसके बाद जो ये सारी चीज़ें हैं वो मैं बाद में बात कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये बताओ जो प्रोटीन कोड करता है कितने परसेंट? लेस देन 2%, ठीक है। यस एन पी का फुल फॉर्म बताओ? सिंगल न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन, ठीक है। ये कितने होते हैं? 1.4 मिलियन, ठीक है, ठीक है। अच्छा ये बताओ दो 80 लाख से 80 लाख से लेके 1.5 लाख के बीच में क्या बनाया गया था? सर ये रखा गया था पहले क्या नाम है कि ये इतना लग जाएगा बेस पेयर, ठीक है, बनाने में, ठीक है। एवरेज जीन कितने थे? 3000 बेसिस, ठीक है। अच्छा ये बता दो 2.4 मिलियन क्या थे बेसिस? अच्छा बेटर के लिए क्या क्या उपयोग किया जाता? वाई ए थे। वाई ए थे फुल फॉर्म बताओ? ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। बी ए सी का फुल फॉर्म बताओ? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम,
ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ तुम दिमाग में रखते रहना क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये चीज़। लेकिन बात कर दी जाए, 8 क्रोमोसोम ऐसे थे जैसे 2003 में इनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता, लेकिन 8 क्रोमोसोम मतलब SF क्रोमोसोम नंबर 1 जो कि 2006 में मई में कंप्लीट हुआ था, ये चीज़ मालूम है। अच्छा, अर्लियर ईयर में कौन कौन कंट्रीज इंक्लूड किए थे? सबसे पहले यूके थे, वेलकम वेलकम ट्रस्ट इन्होंने ज्वाइन किया, फिर उसके बाद जापान ज्वाइन किया, चाइना ज्वाइन किया, फ्रांस ज्वाइन किया, जर्मनी। पहले कौन थे? यूके थे, विलियम ट्रस्ट ज्वाइन किए, फिर दूसरे में जापान आया, चाइना आया, फ्रांस आया और जर्मनी आया। ठीक है, ठीक है भैया, ये चीज़ तुम्हें मालूम हो जाए। एच जी पी मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया? 1990 में। ठीक है, किसके द्वारा? US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इनके द्वारा एच ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। ठीक है, ये सारी चीज़ मालूम है। इसका क्या उद्देश्य था, इसका क्या मतलब लास्ट में इसका क्या कंक्लूजन था? टू आइडेंटिफाई एंड सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ तुम्हें मालूम हो जाना चाहिए। क्या क्या इसका मतलब एच क्या मेगा प्रोजेक्ट था कि माइक्रो प्रोजेक्ट? सर ये मेगा प्रोजेक्ट था। ठीक है, अब ह्यूमन जीनोम में कितने बिलियन बेस पेयर लगे? सर अप्रॉक्स 3 बिलियन बेस पेयर लगे। ठीक है, क्या रीजन था? रीजन इसका क्या था? क्योंकि भैया हर एक बेस पेयर तो सेटलमेंट करने के लिए $3 US पर बेस पेयर ला, मतलब US का $3 पर बेस पेयर, मतलब $3 पर बेस पेयर लगे, मतलब एक बेस पेयर लगाने के लिए पूरा खर्च बैठता था US से $3 पर बेस पेयर, मतलब हर एक बेस पेयर पे $3 US का लगता था। और टोटल कॉस्ट कितना बना था? US से ही बात कर रहा हूँ तो $9 बिलियन US से बने थे, $9 बिलियन बने थे US से टोटल कॉस्ट। सिक्वेंसिन में जो क्या नाम है, सिक्वेंसिन में टोटल कॉस्ट कितना बन के आया था? $9 बिलियन बन के आया था। वहीं पे 3 बिलियन 3 बिलियन पर बेस पेयर, मतलब 3 बेस पेयर $US थे लगे थे हर एक बेस पेयर पे। ठीक है, दूसरा रीजन क्या है कि जो बेस पेयर इसलिए हमें ज़रूरत था क्योंकि वो उसमें ही मतलब जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं वो उसमें ही स्टोर होते हैं। तो इसमें किताबें कितनी लगी? 8,000 पेज लगे, 8,000 लेटर लगे, 3,300 बुक रिक्वायर्ड पड़ी, ये सारे स्टेटमेंट तो लिखने में, मतलब इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट करने के लिए। रीजन तीसरा क्या हुआ कि भैया ये हाईली स्पीड, मतलब अब ये बताओ इतना मेगा प्रोजेक्ट है तो ये नॉर्मल कंप्यूटर में ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं था, तो हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइस की ज़रूरत पड़ी, जैसे कि डाटा तो स्टोर करें और बहुत सारे डाटा तो एनालिसिस करने के लिए, रिट्राइवल करने के लिए, सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए हाई स्पीड कंप्यूटरेबल डिवाइस की जरूरत पड़ी। ठीक है, दोस्त क्या था एच था? दोस्त क्या था? एच था आइडेंटिफाई ऑलमोस्ट बात कर दिया 20,000 से 25,000 जीन आइडेंटिफाई किए गए। ठीक है, डिटरमाइन और सीक्वेंस कितना दिया किया जाए? 3 बिलियन बेस पेयर तो सीक्वेंस किया गया। इंफॉर्मेशन तो स्टोर किया जाए डाटाबेस में, तुम्हें मालूम ही हो जाती है 8,000 पेज लगे, 8,000 लेटर लगे, 3,300 किताबें लगी और बहुत सारी चीज़ें लगी। और इसका क्या मतलब मिला? इससे डाटा एनालिसिस क्या होता है, कैसे मतलब कौन सा जीन से क्या प्रॉब्लम होती है, ये सारी चीज़ें से हम लोग डाटा एनालाइज कर सके। ठीक है, अब इस ये सारे डाटा तो इंडस्ट्रीज में, मतलब अगर बात कर दीजिए, अगर मेरे पास सारा ये जीपी के सारे प्रोजेक्ट का डाटा मेरे पास है तो अब ये सब तो बताना भी तो है सारे। अब जैसे ये बताओ, अगर यही ये जीपी अगर एनसीईआरटी में नहीं छपती तो तुम्हें मालूम पड़ता? नहीं मालूम पड़ता ना। 13 साल मेरा प्रोजेक्ट था, तो ये हर जगह हर इंडस्ट्री हर इंफॉर्मेशन तो देना भी तो था। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है एथिकल लीगल सोशल इशूज से भी बचाना था। मतलब कहीं ये भी तो होता था बहुत सारे पहले ज़माने में कि क्या नाम है, कहीं ये क्या नाम है,
सोशल इशू की वजह तो ही ना दिक्कत हो, लीगल ना हो, ये सारे मद्देनजर रखते हुए सारी चीज़ तो किया जाए। या जीपी मेरा प्रोजेक्ट तो सोशली भी तो ही दिक्कत ना हो, लीगल वर्क या एथिकल लेते चला कि भैया तो क्या नाम है, कोई गलत चीज़ों से ये ना निकले। ठीक है, ठीक है। अच्छा, नॉन ह्यूमन मॉडल इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्या था? नॉन ह्यूमन मॉडल सर इसमें था बैक्टीरिया इन्होंने लिया, और क्या लिया? प्लांट के केस में क्या लिया था? एर्बिडोफिस, एर्बिडोफिस लिया था, ड्रोसोफिला था, और यहाँ पे क्या राइस प्लांट लिए थे, ईस्ट लिए थे। ठीक है, ये सारी चीज़ लिए थे, इलिजेंट लिए थे जो कि फ्री लिविंग था, नॉन पैथोजेनिक था। ठीक है, ये सारी चीज़ लिए। अच्छा ये बता दो, मेथडोलॉजी मतलब क्या क्या अप्रोच इन्होंने लिया ये सारे एक्सप्रेस करने, मतलब सेटलमेंट करने में क्या क्या इन्होंने अप्रोच लिया? तो ईएसटी मतलब एक्सप्रेस सेटलमेंट टैग, और दूसरा सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन क्या बोलता है कि यहाँ पे ब्लाइंड अप्रोच होता है, ब्लाइंड अप्रोच होता है, मतलब होल सेट ऑफ जीनोम जो होता है इसमें इंट्रॉन एड्रॉन सब होते हैं, लेकिन वहीं पे एक्सप्रेस सेक्वेंस टैग में सिर्फ ओनली दोज जीन हुई एक्सप्रेस मतलब एड्रॉन का ही बात करते हैं। सीक्वेंस एनोटेशन में दोनों आते थे, इंट्रॉन भी आता था, एड्रॉन भी आता था, लेकिन वहीं ईएसटी मतलब एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, ये सिर्फ ओनली एड्रॉन ही आता था। जो एक्सप्रेस चलता था, जो जीन एक्सप्रेस चलता था, उसी को ही हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए हैं। ठीक है, ठीक है, ये सारी चीज़ें समझ में आ रही ना? हाँ, तो टोटल डीएनए तो हमने आइसोलेट किया, डीएनए तो छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा, मतलब फ्रेगमेंट किया, स्मॉलर पार्ट में बांट दिया। फिर उसके बाद मैंने क्लोनिंग किया, मैंने नहीं मतलब ये एनसीईआरटी बोलती है, क्लोनिंग किया, क्लोनिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, जिसकी मदद लेते होस्ट और वेक्टर की मदद लिए। होस्ट कौन हो सकता है? ईस्ट और बैक्टीरिया। वेक्टर की बात कर दी जाए तो YAC ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, BAC बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। अब ये क्लोनिंग करने के बाद हम लोगों ने क्या किया? क्या किया? सिक्वेंसिंग शुरू किया। ठीक है, और बाय दी वर्क ऑन किस पे भैया? किस पे? हम लोग क्या छोटे छोटे दिन सकते थे? नहीं, कंप्यूटर का भी हेल्प लिया, डीएनए सीक्वेंस करना शुरू किया। और ये करने के लिए सबसे पहले कौन थे? सेंजर, फ्रेडरिक सेंजर, ये जो थे डिटरमाइन किए एमिनो एसिड सीक्वेंस इन अ प्रोटीन, मतलब एमिनो एसिड जो प्रोटीन में सीक्वेंस होता है, इन्होंने ही क्या नाम है डिटरमाइन किया, इन्होंने ही डिटरमाइन किया। तो ये छोटी छोटी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे बहुत अच्छे छात्र जाते हैं। ठीक है, अब देखो, जब प्रोटीन में सीक्वेंस होना शुरू किया तो इसी वजह से क्या नाम है सीक्वेंसिंग पॉसिबल हो पाई, ड्यू टू अ प्रेजेंट ऑफ सम ओवरलैपिंग रीजन। ठीक है, ठीक है, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं था, सीक्वेंसिंग हो पाना इतना आसान भी नहीं था। ठीक है, फिर उसके बाद जेनेटिक्स और फिजिकल, यहाँ पे क्या तुम्हें लगा सिर्फ बायोलॉजिस्ट ही थे? नहीं, जेनेटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, केमिस्ट भी थे, बहुत सारे, सबका योगदान है। फिर यहाँ पे जेनेटिक्स और फिजिशियन मैप ऑन जीनोम, और यहाँ पे बहुत सारे लोड आए, पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, जो कि तुम्हें मालूम है जा बायोटेक्नोलॉजी में ये सारी चीज़ का उपयोग होता है। फिर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाया। ठीक है, तो बहुत सारे इसमें उपयोग हुए। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात कर दी जाए तो ह्यूमन जीनोम कंटेन 3.1647 बिलियन, या तुम बोल सकते हो 3164.7 मिलियन। ठीक है, या तुम ये बोल दो 3.1647 बिलियन या 3164.7 मिलियन। ठीक है, एवरेज जीन कितने निकल के आए जो रियलिटी ह्यूमन जीनोम के बाद, मतलब जो लास्ट में कंक्लूजन निकलता है वो, ये जो मैंने पहले बताया ये सारा चीज़ हमने सोचा हुआ था कि ये ऐसे होगा। ठीक है, 3.1647 बिलियंस ह्यूमन जीनोम आए, फिर एवरेज जीन 3000 बेसेज आए, और जो कि हमने जब सोचा था तो वो वेरी डायरेक्टली ना। और लार्जर जीन क्या था? डिस्ट्रॉफिन, कितने बेसेस होते हैं? 2.4 मिलियन बेसेस होते हैं। टोटल जीन 30,000 जीन थे। ठीक है, ठीक है, एस्टिमेट हमने क्या बनाया था? 80,000 से 1,40,000, और टोटल जीन बने कितने थे? 30,000। नियरली 99.9% डीएनए हर इंडिविजुअल में सेम ही रहता है। ठीक है, 8% 0.1% भी चेंज होता है। ठीक है, ओवर 50% डिस्कवर्ड जीन
अननोन थे, मतलब अरे बात है 50% से भी ज़्यादा जीन अननोन थे, अभी उसका आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे। और लेस देन 50% लेस देन जीन कोड फॉर प्रोटीन ऑफ जीनोम। ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। क्रोमोसोम 1 पे हमने पहले ही बता दिया 2968 जीन मैक्सिमम मिले थे, और क्रोमोसोम वाई पे बात कर दी जाए तो 231 जीन मिले थे। ठीक है, ठीक है। 1.4 मिलियन SNP सिंगल न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन, जिसे SNIP बोलते हैं, कॉमनली नोन एज स्निप बोलते हैं, वहाँ पे मिला था जीन। ठीक है, जो कि ये डिफरेंस कर देता है सिंगल बेसेस इन DNA में। डिस्ट्रोफिन जीन का तुम्हें मालूम ही चल जाए 2.4 मिलियन बेसेस पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है भैया। तो इसी के साथ साथ ये चैप्टर खत्म होने तो जा रहा है, बस लास्ट टॉपिक बचा है DNA फिंगरप्रिंटिंग। 99.9% DNA हर इंडिविजुअल में सेम होता है, और कुछ 0.1% DNA ही डिफर होता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये बता दो, DNA फिंगरप्रिंटिंग हम लोग क्यों उपयोग करते हैं? क्योंकि यहाँ पे हम लोग, अरे तुम खुद भी देखते हो, अब तो बहुत सारे टीवी में खुद ही चलता है, CID पुलिस की हेल्प में जो होता है, क्या नाम है, क्या होता है, क्राइम चीज, यहाँ पे हम लोग इसका क्या नाम है DNA फिंगरप्रिंटिंग का ही उपयोग करते हैं। जैसे जो क्या नाम है क्रिमिनलिस्ट होता है, और नॉर्मल पर्सन तो डिफ्रेंशिएट करने में इसका हेल्प लेते हैं बहुत सारे चीज़ों में DNA फिंगरप्रिंटिंग में। जैसे होता क्या ना, होता क्या है, तुमने ये भी सुना होगा कि कभी कभी बोलते हैं नहीं ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा मेरा है। तो अब ये गवर्नमेंट कैसे ये डिफ्रेंशिएट कर पाएगी कि ये बच्चा किसका है? तो भी हम लोग DNA फिंगरप्रिंटिंग का ही हेल्प लेते हैं। तो सिंपल पता लगाना होता है, जैसे कि ब्लड मैचिंग। ठीक है, कि भाई ये इन्हीं का बच्चा है, ये इन्हीं का बच्चा नहीं है। ये सारी चीज़ें DNA फिंगरप्रिंटिंग की मदद से सारी चीज़ें मालूम पड़ जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। अब देखो, बात कर दी जाए तो VNTR का नाम फुल फॉर्म क्या होता है? वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीटेड। ये जो बिलोंग करता है मिनी सैटेलाइट से। क्रोमो क्या होता है? क्रोमोसोम की बात कर दी जाए तो इसमें क्रोमोसोम वेरी करता है, इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल में वेरी करता है, और ये कोई प्रोटीन तो तोड़ नहीं करता। VNTR की बात कर दी जाए कोई भी प्रोटीन तो नहीं तोड़ करता है। ठीक है, ठीक है भैया, ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए भैया, मालूम होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा ये बता दो, DNA फिंगरप्रिंटिंग का क्या एप्लीकेशन होता है? अभी मैंने बताया फोरेंसिक केसेस में, पेसेंट्री टेस्टिंग में, इवोल्यूशनरी इम्पोर्टेंट में, ये सारे DNA फिंगरप्रिंटिंग से क्या नाम है एप्लीकेशन होते हैं। तो हालांकि ये सारी चीज़ें आपको मालूम पड़ गया होगा प्रॉपर। ठीक है, टेक्निक क्या था DNA फिंगरप्रिंटिंग का? पहले आइसोलेट करना, DNA तो आइसोलेट करो, फिर एम्पलीफाई करो DNA तो, फिर डाइजेस्ट करो बाय द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, फिर डबल स्टैंडर्ड DNA बदल जाता है सिंगल स्टैंडर्ड DNA। फिर इस DNA को ट्रांसफर करो जिसमें जेल में, और जेल में ट्रांसफर करने के बाद नायलॉन या नाइट्रोसेलुलोज पेपर में डालो। जब इसमें डालोगे तो यहाँ पे तुम्हें सारी चीज़ें मालूम पड़ जाती है। जैसे कि सदर्न ब्लॉटिन जो होता है, सदर्न ब्लॉटिन किसे रिप्रेजेंट करता है? DNA तो। वेस्टर्न ब्लॉटिन किसे रिप्रेजेंट करता है? प्रोटीन तो। और नदर्न ब्लॉटिन किसे रिप्रेजेंट करता है? RNA तो। थायमीन के सामने BNTR की बात कर रहे हैं, BNTR प्रोब के सामने हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री जुड़ता है, तो इससे तुम्हें मालूम पड़ जाता है। फिर उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन करो, ऑटो रेडियोग्राफी करो, यथ रेस से तुम्हें दिखना शुरू हो जाएगा, डार्क बैंड नजर आएगा। ठीक है, और ये सारी चीज़ों से तुम्हें DNA फिंगरप्रिंटिंग का मतलब क्रिमिनल और एक नॉर्मल पर्सन मतलब जो ये चीज़ में नहीं इन्वॉल्व हो रहा, तुम डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। तो भैया ये चैप्टर होता है खत्म, बहुत कम समय में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताते रहे, और हालांकि ये 2-3 बार सुनोगे तो तुम्हारे माइंड में बैठेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, देखते रहो, पढ़ाई करते रहो।